गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज का क्लास दरोगा जो एग्जाम है उसे ध्यान में रखकर बनाया गया है। हिस्ट्री से लगभग 18 से 20 सवाल आएंगे और उसको हमने कलेक्शन किया है और उसका विश्लेषण दिया है। यह आपके लिए वरदान साबित होगा, इसे ध्यान में रखेंगे। आज बुधवार है, इसलिए इसकी शुरुआत तो मंत्र से ही होनी चाहिए और बुधवार का जो मंत्र है भगवान गणेश का दिन है। ओम प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिम्बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम गुणम प्रणमाम्यहम तम बुधम प्रणमाम्यहम तम बुधम प्रणमाम्यहम। अर्थात इसका सार है कि बुध ग्रह को प्रणाम किया जाता है, इसीलिए कि आपके अंदर कुशलता है, कम्युनिकेशन पावर ठीक ठाक हो। हर ग्रह का अपना अपना महत्व है। चलते हैं टॉपिक पर और आज का टॉपिक हिस्ट्री से है। पहला क्वेश्चन कहता है, प्रश्न पूछेगा कि वेद का मतलब क्या होता है। तो वेद का मतलब ज्ञान होता है, इसे ध्यान में रखेंगे। वेद से प्रश्न पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार का होता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यह भी पूछ सकता है कि ऋग्वेद का विषय क्या है, तो सामाजिक आर्थिक उसकी जानकारी मिलती है। यजुर्वेद से यज्ञ की जानकारी मिलती है। सामवेद से संगीत की जानकारी मिलती है और अथर्ववेद से चिकित्सा, जादू टोना की जानकारी मिलती है। प्रश्न रहता है, ध्यान में रखेंगे। दूसरा आपका क्लियर हो गया। कहता है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था। तो बहुत सारे कर थे, जिसमें बलि कर एक प्रकार से उपकर था। करों के अतिरिक्त ये अलग से लिया जाता था, ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसी तरह का कर हम देखते हैं हिरण्य कर और प्रणय कर। हिरण्य कर नगदी कर था। पूछेगा प्रणय कर क्या था, तो युद्ध कर इसे कहा जाता था, ध्यान में रखेंगे। तो बलि कर, हिरण्य कर और प्रणय कर, तीनों में से एक पूछ सकता है, इसलिए इसे हम लोग कड़कड़ा कर जवाब देंगे। नेक्स्ट पूछेगा, सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि क्या था। तो सिंधु घाटी का सभ्यता का जो लिपि है अभी तक पढ़ा नहीं गया है, लेकिन लिखा गया है। लिखा गया है इसलिए उसे हम आद्य इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। पूछ देगा सिंधु घाटी सभ्यता को किस इतिहास में रखा जाता है, तो प्री हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री नहीं, ये इसे प्रोटो हिस्ट्री में रखा जाता है। तो ध्यान में रखना है कि इसका जो लिपि था वेस्टोफेडन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चित्राक्षर लिपि। चित्राक्षर लिपि बोलते हैं, ध्यान में रखना है। चित्राक्षर लिपि, वेस्टोफेडन लिपि का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। लेकिन वही पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो इतिहास है मेसोपोटामिया, उसका लिपि क्या था, तो कीलाक्षर लिपि, ध्यान में रखना है, कीलाक्षर। नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित था। आरंभिक का मतलब होता है ये ऋग्वेद, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो आप जानते हो ऋग वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था आधारित था वो कर्म पे आधारित था, कि जो जैसा कर्म करेगा, जो पढ़ाएगा वो ब्राह्मण कहलाएगा, जो रक्षा करेगा वो क्षत्रिय कहलाएगा, जो व्यापार करेगा वैश्य कहलाएगा, जो सेवा करेगा शूद्र कहलाएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया कि जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था हो गया, कि ब्राह्मण का बेटा यदि कुछ भी हो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, शूद्र का बेटा कितना हो विद्वान हो वो शूद्र ही कहलाएगा। इस प्रकार से पहले था कर्म के आधार पर, और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था क्या हो गया, जन्म के आधार पर। यह प्रश्न पूछता है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, कहता है आर्यन जातियों की प्राचीनतम
वस्ती कहां? तो आर्यन जातियों के प्राचीनतम बस्ती कहने का मतलब यह हुआ कि यह प्रश्न पूछ रहा है कि ऋग्वेद काल के लोग कहां रहते थे और उत्तरवैदिक काल के लोग कहां रहने लगे। तो आप जानते हो ऋग्वैदिक काल के लोग सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे। और सप्त सिंधु का मतलब 7 नदियां होता है। एक सिंधु हो गया और दूसरा सरस्वती और 5 और जो नदी है सिंधु की सहायक नदी है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो ये सप्त सिंधु कहलाता है। उत्तरवैदिक काल में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे पूरब की ओर बढ़ता गया और राजा विदेह के नेतृत्व में ऑलरेडी बिहार तक आर्यों का फैलाव हो गया। तो इसे ध्यान में रखना है। प्रश्न पूछेगा कि सब सिंधु में कौन कौन से नदी आते हैं और कौन नहीं आते हैं, इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो आप जानते हो सिंधु अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ व्यापार भी था, लेकिन मुख्य जो ताकत थी उसका कृषि पद्धति थी। और सिंधु घाटी के लोग जो उपभोग करते थे उससे ज्यादा अन्न पैदा करते थे। शहर के लोग, हम देख रहे हैं कि सिंधु घाटी में शहर के लोग अपने लिए अनाज का उत्पादन नहीं करते थे, तो गांव पर निर्भर करते थे। और बहुत सारे अन्नागार का निर्माण आपने देखा होगा। तो ध्यान में रखना है इसका महत्वपूर्ण ताकत कृषि और गेहूं जौ प्रमुख फसल है। चावल की भी चर्चा मिली है, ध्यान में रखना है। कहां से? तो कहां से? रंगपुर से, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, प्राचीनतम सभ्यता का नाम बताइए। तो प्राचीनतम सभ्यता कौन है? यह सिंधु घाटी सभ्यता है, यह ध्यान में रखना है। और यह शहरी सभ्यता थी, यह भी ध्यान में रखेंगे। मेटलर्जी का लोगों के पास ज्ञान था। लोग बाट तराजू का यूज करते थे। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह क्षेत्र 1400 महत्वपूर्ण शहरों की जानकारी मिलती है, जिसमें 6 महत्वपूर्ण है। यह ध्यान में रखना है। नेक्स्ट कहता है पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो प्रश्न पूछेगा कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इपिग्राफी होगा, यह ध्यान में रखना है। लेकिन यही प्रश्न पूछ दे सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो न्यूमिस्मैटिक्स, यह ध्यान में रखना है। सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स और अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी ध्यान में रखेंगे। प्रश्न पूछता है इसके अलावे कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित था? तो यज्ञ क्रिया कर्मकांड की जानकारी हमें यजुर्वेद से मिलती है, यह ध्यान में रखना है। वर्तमान में जो हम लोग पूजा के समय वेदी बनाते हैं, इसकी जानकारी ज्यामिति के आधार पर ऑलरेडी हमें यजुर्वेद से मिलती है, यह ध्यान में रखना है। और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यह उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ से माना जाता है। इसकी रचना 1000 से 600 बीसी के बीच में हुआ है, यह भी ध्यान में रखना है। ऋग्वेद की रचना 1500 से लेकर 1000 बीसी के बीच की जानकारी मिलती है, इसलिए इस काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, इसे ध्यान में रखेंगे। भारत का कौन सा क्षेत्र अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो अवंतिका के नाम से ऑलरेडी मालवा क्षेत्र जाना जाता था। उज्जैन, चंड प्रदोत वहां का राजा था, अर्जुन वहां का राजा था। तो ध्यान में रखना है, यह प्रश्न पूछेगा, कड़कड़ा देना है। नेक्स्ट पूछेगा कि जैनियों का तीर्थंकर कौन थे? पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है ऑलरेडी हमारा ऋषभदेव है। दूसरा पूछेगा तो अजीतनाथ, तीसरा पूछेगा तो संभवनाथ। याद कीजिए 2018 वाला दरोगा में क्वेश्चन था, तीसरे तीर्थंकर का नाम पूछ दिया था, तो संभवनाथ, यह ध्यान में रखना है। लेकिन 23वें तीर्थंकर का नाम पूछ देगा तो पार्श्वनाथ, और 24वें और अंतिम तीर्थंकर तो महावीर हो जाएंगे, यह ध्यान में रखना है। पूछ देगा जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो महावीर होगा।
जैन धर्म का प्रथम संस्थापक, प्रथम तीर्थंकर कौन है या संस्थापक कौन है, तो ऋषभदेव होगा। यह ध्यान में रखना है, उलझना नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय शासन के प्राचीन शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आप जानते हो सत्यमेव जयते यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है गुरु के निकट बैठकर ब्रह्म रूपी ज्ञान प्राप्त करना। यह ध्यान में रखेंगे। उपनिषद ही सबसे पहले आत्मा परमात्मा संबंधित दर्शन की चर्चा करता है। गीता और ब्रह्म दर्शन की चर्चा सबसे पहले ऑलरेडी हमारा उपनिषद करता है। तो ध्यान में रखेंगे यह हमारा दार्शनिक ग्रंथ है। और यहां से प्रश्न पूछता है कि वेदांत किसे कहा जाता है? तो उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। वेदांत की संख्या कितना? तो 108। आप कहेंगे हमने तो पढ़ा है 6। तो 6 जो आपने पढ़ा है वो वेदांग है, ध्यान में रखना है। वेदांग है, वो वेदांत नहीं है। वेदांत का मतलब उपनिषद, और वेदांग है 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, ये वेदांग है। वेदांतों की संख्या पूछता है तो 108, वेदांग पूछेगा तो 6। यह ध्यान में रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना है। इस प्रकार से ऑलरेडी हम देखते हैं। और पूछ देता है कि उपनिषद का फारसी अनुवाद किसने किया? तो यह दारा सिकोह ने किया था। यह ध्यान में रखना है। मुगल काल में ध्यान में रखेंगे। ये दारा सिकोह कौन था? तो औरंगजेब का भाई था और शाहजहां का बेटा था, बड़ा विद्वान था। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी ऑलरेडी उचित समतावादी थी, यानी ज्यादा भेदभाव लोगों में नहीं था। जहां अमीर का मकान है वहीं पर गरीब का मकान है, यह ध्यान में रखेंगे। समाज कैसा है? मातृसत्तात्मक। लेकिन यह ध्यान में रखना है यह सभ्यता शहरी है, यह भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, ईंटों की कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कहां से मिला है? तो आप जानते हो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण जो नगर है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, ये सारे जो है, लोथल बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछता है। ये गुजरात में स्थित था, भोगवा नदी के किनारे, और यहां पर बंदरगाह की चर्चा मिलती है। डॉकयार्ड, बंदरगाह, ध्यान में रखेंगे। किसकी चर्चा मिलती है? बंदरगाह की। यह ध्यान में रखना है, यह ध्यान में रखना है। किसकी चर्चा मिलेगी? बंदरगाह का। ठीक है, इसे देखेंगे थोड़ा सा, नहीं आ रहा है। तो बंदरगाह की चर्चा कहां से? लोथल से, यह ध्यान में रखेंगे। पूछेगा युगल समाधान कहां से मिला? तो लोथल से, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे। आप समझिए कि यह सभ्यता विकसित थी और शहरी थी। समकालीन जो सभ्यता है वहां का मेसोपोटामिया, वहां पर कच्चे ईंटों का लोग प्रयोग करता था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में पक्के ईंटों का प्रयोग किया गया है, यह ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पुराने विद्या का अभिप्राय क्या होता है और इसका मतलब क्या है? तो पुराने विद्या का मतलब हो गया शिलालेखों का अध्ययन, दैट इज द एपिग्राफी। अभी हमने बताया शिलालेखों के अध्ययन, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एपिग्राफी। और सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो न्यूमिस्मैटिक्स। यह ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन क्या मिला है? तो सबसे बड़ा भवन मिला है अन्नागार, जिसे धान्यागार बोलते हैं, और यह 45 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। कहां से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हड़प्पा
वस्तु के उत्पादन में अग्रणी था। किस वस्तु के? तो आप जानते हो सबसे पहले कपास का जो उत्पादन हुआ है वो सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ, यह ध्यान में रखना है। पूरे विश्व में कपास का जो उत्पादन हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में, और अर्थात कपास जो है ये भारत की देन है, यह भी ध्यान में रखेंगे। और इसकी जानकारी हमें बालूचिस्तान और कालीबंगा से मिलती है। हड़प्पा के निवासी कैसे थे? तो ये शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शहरी थे और ये सभ्यता शहरी थी, लेकिन वही उसके बाद जो वैदिक सभ्यता आती है वो ग्रामीण सभ्यता है, यह ध्यान में रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है यहां पे। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी और वैदिक सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता है, यह ध्यान में रखेंगे। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह वाला शहर कौन? तो लोथल, अभी हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट पॉइंट, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान होता है, और वेदों की संख्या 4 है, इसे ध्यान में रखेंगे। भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने बता दिया, मालवा, उज्जैन, चंडप्रोत वहीं का राजा है, अर्जुन भी वहीं का था, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और यह प्रश्न बार बार पूछता है। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, यह क्लियर हो गया। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किससे है? तो आप जानते हैं सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। पूछेगा कि सूत पिटक, विनय पिटक की रचना कहां हुई? तो बौद्ध धर्म के पहले सम्मेलन राजगृह में। अभिधम पिटक की रचना कहां हुई? तो बौद्ध धर्म के तृतीय सम्मेलन आपका पाटलिपुत्रा में, यह ध्यान में रखना है। और पूछेगा इन तीनों पिटकों में संस्कृत का उल्लेख कहां मिलता है? तो यह ऑलरेडी मिलता अभिधम पिटक में, यह भी ध्यान में रखेंगे। पूछेगा कि बताओ आप बौद्ध भिक्षु से संबंधित नियम की जानकारी कहां मिलती है? तो विनय पिटक में मिलता है। बुद्ध का उपदेश कहां मिलता है? तो ऑलरेडी सूत पिटक में मिलता है। दार्शनिक ग्रंथ इसका अभिधम पिटक है, यह ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, तमिल भाषा के शिल्पदिकारम और मणिमेखले नामक गौरव ग्रंथ का संबंध किससे है? तो शिल्पदिकारम हो गया, मणिमेखले हो गया, ये सारे संगमकालीन ग्रंथ है, यह ध्यान में रखना है। 300 BC से लेकर 300 AD तक कहा जाता है ये संगम युग है, और इसका संरक्षक पांड्य वंश दक्षिण भारत में है, इसे ध्यान में रखेंगे। और संगम का मतलब होता है ये कवियों का सम्मेलन है, और ये 3 संगम की चर्चा मिलती है। पूछेगा तीनों संगम कहां कहां हुआ? तो पहला मदुरै में हुआ, दूसरा कपाटपुरम में हुआ, और तीसरा भी मदुरै में हुआ, यह ध्यान में रखेंगे। ये कवियों का सम्मेलन है, इसे ध्यान में रखना है। प्रश्न पूछ देता है तो मदुरै, कपाटपुरम, मदुरै ध्यान में रखने हैं। पूछेगा शिल्पदिकारम का लेखक कौन? तो इलंगो अडिगल, यह ध्यान में रखना है। कौन? इलंगो अडिगल, यह ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय जो है एक महान केंद्र था, इसका संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है, यह ध्यान में रखना है। बौद्ध दर्शन से है। नालंदा विश्वविद्यालय के पूछ सकता है इसका संस्थापक कौन है? तो कुमारगुप्त प्रथम हो गया। इसको खत्म किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था, आग लगा दिया था। और यहां पर विदेशों से छात्र पढ़ने आते थे, ध्यान में रखना है, इतना इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है कि मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग प्रतिपादन किसने किया था? तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि 4 आर्य सत्य है। संसार दुखमय है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, और दुख का निदान अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक व्यायाम, सम्यक आचरण, सम्यक आजीविका, सम्यक आस्मृति है, यह ध्यान में रखेंगे।
तो यहां से प्रश्न पूछ देगा, आप तैयार रहेंगे। नेक्स्ट, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का अर्थ बुद्धत्व से है, मतलब अंतः प्रकाश से है, अंतः ज्ञान से है। ज्ञान का मतलब क्या? जिसका अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो वही ज्ञानी है। बुद्ध ने अपने ज्ञान को प्राप्त किया, अंतः प्रकाश को प्राप्त किया और फिर लोगों को प्रकाशित किया और ज्ञानवान किया। कहता है भगवान बुद्ध को प्रबोध कहां प्राप्त हुआ? प्रबोध का मतलब ज्ञान कहां प्राप्त हुआ? तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है कहां? तो गया में, ध्यान में रखना है, निरंजना नदी के किनारे। कहां? निरंजना नदी के किनारे, यह ध्यान में रखेंगे। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। पूछेगा बुद्ध प्रथम उपदेश कहां दिया? तो सारनाथ में दिया है, यह ध्यान में रखना है। पूछेगा गृह त्याग को क्या कहा गया बौद्ध धर्म में? तो महाविनिष्क्रमण कहा गया। प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? निर्वाण कहा गया। शरीर त्याग को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। यह प्रश्न पूछेगा, इसमें से एक पूछ देगा, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ? तो यह लुम्बिनी में हुआ, यह ध्यान में रखेंगे। और यह नेपाल की तराई में है, इसे ध्यान में रखना है। कब जन्म हुआ? 563 बीसी में, यह ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, सिकंदर महान शिक्षक थे, किसका? सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो सिकंदर का जो शिक्षक था वो अरस्तु, जाने माने विद्वान। और यह भी पूछ देता है कि अरस्तु किसका शिष्य था? तो ऑलरेडी ये प्लेटो का शिष्य था। तो प्लेटो का शिष्य कौन? अरस्तु। अरस्तु का शिष्य कौन? सिकंदर। यह ध्यान में रखना है, बराबर क्वेश्चन पूछ देता है। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो यह झेलम नदी के किनारे यह पड़ाव डाला था, यह ध्यान में रखना है। किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे यह पड़ाव डाला था, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और सिकंदर ने हरा दिया था, सोच लो, ठीक है ना। पुरस के राजा को क्या कर दिया था? हरा दिया था। लेकिन इसके साहस को देखकर मित्रता कर लिया, यह भी ध्यान में रखेंगे। और सिकंदर का सेना व्यास नदी से आगे नहीं पार किया है, यह भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन है? तो आप जानते हो बुद्ध का समकालीन शासक बिंबिसार हैं, जो हर्यक वंश का संस्थापक है। और इसने 543 बीसी में हर्यक वंश की स्थापना किया, 492 तक इसने शासन किया है। और यह बिंबिसार है। इसने अंग को भी मिलाया है, यह भी ध्यान में रखना है। साम्राज्य विस्तार के लिए इसने विवाह का सहारा लिया है, यह भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, बुद्ध धम्म संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अर्थात बुद्धिमानों के शरण में रहो, एक होकर रहो, अच्छे विचारों के शरण में रहो। तो ये जो त्रिरत्न है ये बौद्ध से है, यह ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, वर्धमान महावीर और किस नाम से जाने जाते थे? तो वर्धमान महावीर को जीन कहा गया। जीन का मतलब क्या? इंद्रिय विजेता, जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो। ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने को क्या कहलाया इन्होंने? कैवल्य। और पार्श्वनाथ, ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने को क्या कहा? निर्ग्रंथी, जो बंधन रहित। यह ध्यान में रखना है। तो कैवल्य का संबंध किससे? महावीर से। निर्ग्रंथ का संबंध किससे? पार्श्वनाथ से। यह ध्यान में रखना है। महावीर जैन धर्म का 24वें तीर्थंकर हैं, इसे ध्यान में रखना है। भारतीय इतिहास युगों में किसके द्वारा क्षत्रिय को विशिष्ट पहचान रखता है? तो युद्ध के समय ऑलरेडी क्षत्रिय विशिष्ट पहचान रखता है, ध्यान में रखना है। बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय कुल का है।
अलग बात है, ये शाक्य कुल का, दूसरा ज्ञात्री कुल का है, लेकिन ये क्षत्रिय है, ये ध्यान में रखना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये क्षत्रिय है। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन? तो पूछेगा वास्तविक संस्थापक तो महावीर होगा। ऐसे संस्थापक पूछेगा तो ऋषभदेव होगा, यह ध्यान में रखेंगे। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी बीसी में पूर्व जातियों का एक संघ था। तो आप जानते हो ये 8 जातियों का संघ है। कौन? बज्जी, ध्यान में रखना है। और राजा चेतक की बेटी जो है चिल्ला, उसका विवाह बिंबिसार से हुआ है, यह ध्यान में रखेंगे। ये 8 राज्यों का संघ है, 8 जातियों का संघ है, इसे ध्यान में रखना है। और बज्जी को जो जीता गया है तो कहीं ना कहीं वहां फूट डालकर जीता गया, यह भी ध्यान में रखना। कैवल्य का संबंध अभी हमने बता दिया। गौतम बुद्ध किस गणराज्य से थे? तो ये शाक्य से, ये ध्यान में रखना है। कौन सा गणराज्य? शाक्य। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? शाक्य कुल का। जबकि बुद्ध महावीर के बारे में पूछेगा तो वो ज्ञात्री कुल, यह ध्यान में रखेंगे। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद सम्मेलन कहां बुलाया था? आप जानते हो बौद्ध धर्म में 4 सम्मेलन हुआ। पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा और चौथा हो गया कश्मीर। पहला में राजा कौन था? तो अजात शत्रु, दूसरा में कालाशोक, तीसरा में अशोक और चौथा में कनिष्क, यह ध्यान में रखेंगे। बराबर क्वेश्चन पूछता है। और पूछता है सुत पिटक विनय पिटक की रचना किस सम्मेलन में? तो पहले सम्मेलन में। स्थविर महासंघी कब अलग हुआ? तो दूसरे सम्मेलन में। सुत पिटक विनय पिटक कब? तो पहले सम्मेलन में। अभिधम पिटक तीसरे सम्मेलन में। हीनयान महायान चौथे सम्मेलन में, यह ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि अर्थशास्त्र की रचना किसने किया? तो अर्थशास्त्र की रचना किसने किया? कौटिल्य ने किया है। और अर्थशास्त्र से हमें कृषि की जानकारी मिलती है, राजनीति की जानकारी मिलती है, समाज के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें स्पष्ट कहा गया कि मनुष्य से युक्त भूमि को प्राप्त करना और उसको बनाए रखना, यही रणनीति पर काम किया है अर्थशास्त्र, ध्यान में रखना। इसलिए इसे कहा जाता है अर्थशास्त्र में राजनीतिक शास्त्र की जानकारी मिलती है। इसका लेखक चाणक्य है, विष्णुगुप्त है और कौटिल्य है, ये तीनों एक है, यह ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला? तो चंद्रगुप्त मौर्य निकाला है, ध्यान में रखना है। चाणक्य का दिमाग यहां पर था। शिलालेखों में किस राजा को देवानाम प्रिय कहा गया है? तो मास की अभिलेख में ऑलरेडी अशोक को देवानाम प्रिय कहा गया है, मतलब ये देवताओं का प्रिय है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दया का भाव है। अशोक महान है, यह ध्यान में रखना है। कहा जाता है सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था, किसके शासनकाल में? तो यह पार्थियन शासनकाल में, यह ध्यान में रखना है। किसने भारत में सबसे पहले चढ़ाई किया? तो डेरियस प्रथम ने किया, हकमनी वंश का शासक था और ऑलरेडी इसने भारत में सबसे पहले चढ़ाई किया है, ध्यान में रखेंगे। यूनानी रोमन कला का स्थान कहां से प्राप्त हुआ है? तो आप जानते हो यह विषय भारतीय है, जबकि कला यूनानी रोमन है, इसे ध्यान में रखेंगे। और यह गांधार से प्राप्त हुआ है और बुद्ध की पहली मूर्ति ऑलरेडी गांधार कला में ही बना है, यह ध्यान में रखना है। इसी कला के माध्यम से बुद्ध का मानव मूर्ति का निर्माण हुआ है, ध्यान में रखेंगे। सन 78 एडी में प्रारंभ करने वाला शक संवत कौन था? तो यह कुषाण वंश का राजा था और उसका नाम कनिष्क था, यह ध्यान में रखेंगे। शक संवत 78 एडी। और विक्रम संवत पूछेगा तो 57 बीसी, यह ध्यान में रखना है। कहीं कहीं 58 बीसी भी आप देखेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, वह महानतम किसान नेता कौन जो बुद्ध को जो बौद्ध बन गया था? तो वो कुजाला था, ध्यान में रखेंगे। संगम युद्ध का संबंध किस इतिहास से है? तो ऑलरेडी
यह संगम युग का संबंध तमिलनाडु से है, ध्यान में रखना है। पांड्य वंश इसका संरक्षक है। 3 इसका सम्मेलन हुआ है, यह भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, यह आपका क्लियर हो गया। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण कला को क्या कहा जाता, तो अभी हमने बता दिया है, गांधार कला। और इसी कला में सबसे पहले ऑलरेडी बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ है। किस राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध का हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध का त्याग कर दिया है, तो आप जानते हो कि अशोक जो है राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद 261 BC में कलिंग युद्ध लड़ा है। और कलिंग का राजा पद्मनाभन और अशोक के बीच में युद्ध हुआ है, यह ध्यान में रखना है। और उसे हराकर पराजित करके ऑलरेडी लाख लोग को मार दिया गया, 1.5 लाख लोग बंदी बना लिया गया। यह दृश्य देखकर अशोक काफी पश्चाताप करता है और उससे उसका हृदय परिवर्तन होता है। और इसी के बाद युद्ध नीति के बाद ऑलरेडी युद्ध नीति को छोड़कर वो धर्म नीति अपनाता है। इसका चर्चा 13वें अभिलेख में है, यह ध्यान में रखना है। पूछ देगा उस समय कलिंग का रानी का क्या नाम था, तो पद्मा था, इसे ध्यान में रखेंगे। अशोक ने समूचे भारत और सिलोन बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए किसको भेजा था, तो धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी, यह ध्यान में रखना है। और 5वें शिलालेख में मिलता है, देवी ध्यान में रखना है। सातवाहन सबसे बड़ा शासक कौन था, तो आप जानते हो कि सातवाहन का सबसे प्रतापी शासक जो था गौतमीपुत्र सतकर्णी था। अंतिम पूछेगा तो विजय होगा। सातवाहन में सर्वाधिक जो सिक्के का प्रयोग किया गया शीशे का, और पहली बार भूमि दान की शुरुआत सातवाहन काल में किया गया, इसे ध्यान में रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है, इसको कड़कड़ा देंगे आप लोग। किस भारतीय शासकों ने कलिंग युद्ध लड़ा, तो अभी हमने बताया अशोक के बारे में। संगम साहित्य का संरक्षक कौन था, तो पांडे था, हमने बता दिया है। ऑलरेडी 3 संगम का आयोजन हुआ है, ध्यान में रखेंगे। मौर्य साम्राज्य का राजधानी कहां स्थित, तो ऑलरेडी पाटलिपुत्रा थी, यह ध्यान में रखना है। और इसका संस्थापक कौन, तो इसका संस्थापक जो था चंद्रगुप्त मौर्य, इसे ध्यान में रखेंगे। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता है, तो आप जानते हो ये धन्वंतरी को कहा जाता है, ध्यान में रखना है। धन्वंतरी हो गया, बारामिहिर, वरुचि, बैताल भट्ट, अमर सिंह, ये सारे जो है ऑलरेडी गुप्त काल में 9 रत्न है, इसे ध्यान में रखना है। आर्यभट्ट, बारामिहिर किस काल के थे संबंधित, तो ये गुप्त वंश से संबंधित अभी हमने बताया, ये 9 रत्न है। कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कवि थे, ये 9 रत्न में ये शामिल थे। इन्हें महामूर्ख कहा जाता था। इनकी पत्नी विद्योत्तमा स्पष्ट कर दी थी कि तुम्हें विद्वान होकर ही आना है, तभी मैं तुझे स्वीकार करूंगा। और इन्हें चैलेंज को स्वीकार किया और विद्वता हासिल की। अभिज्ञाना शकुंतलम इनका जबरदस्त पुस्तक है, ध्यान में रखना है। इसके अलावे बहुत सारी पुस्तकें हैं कालिदास का, जो बराबर पूछ लिया जाता है, यह ध्यान में रखना है। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी, इसका भाषा संस्कृत था, यह ध्यान में रखना है। और आम भाषा जो है प्राकृत थी, इसे ध्यान में रखेंगे। इसके साथ समाप्त होता है। और यह बूस्टर डोज हिस्ट्री का 1 आया है, लगातार ये 5 डोज रहेगा। 5 डोज में आपका हिस्ट्री से 18 से 20 सवाल एकदम लड़ जाएंगे, यह ध्यान में रखना है दरोगा में। इसलिए इस विश्लेषण का बार बार देखिए और आत्मसात कीजिए। इसके अलावे यदि नोट्स लेना चाह रहे हैं आप और क्लास करना चाह रहे हैं, तो यह क्लास जारी है, ऑफलाइन ऑनलाइन, और इसके माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। नोट्स PDF उपलब्ध है, यह भी आपके लिए वरदान साबित होगा, इसे ध्यान में रखना है। दैट्स ऑल। जय हिंद। लेडी बी नाउ, मैं संजय कुमार।